और आज दिन भर की जो बड़ी खबरें रही हैं उन बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जी मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आपका। जी धन्यवाद। जी, लगातार आज दिन में कल से लगातार चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल राजस्थान में जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिपरिषद है, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। क्या कुछ निर्णय निकलेंगे, लगातार कल से चर्चा चल रही थी और आखिरकार आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिमंडल में कई निर्णय लिए गए। क्या कुछ निर्णय लिए गए वो आपसे जानना चाहेंगे और उन निर्णय के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है सरकार का, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी अरविंद जी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुप्रतीक्षित बैठक जो है वो यहाँ पर हुई। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद ये बैठक यहाँ पर आयोजित हुई। तो कई तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि कई जो बड़े निर्णय हैं वो आज की इस बैठक में होने वाले हैं। और ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के सबसे ज़्यादा जो जोर है वो यहाँ पर दिया गया है। तमाम जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उसके तमाम जो निर्णय थे वो ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो है उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द इस पूरी बैठक को कहा जा सकता है। और खुद मंत्रियों ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इन दोनों टर्म को, टेक्निकल या इकोनॉमिक टर्म है, इन दोनों को समझने के लिए लोगों को ये समझना होगा कि ईज़ ऑफ लिविंग क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारी एक इकोनॉमिक टर्म है जिसमें ये बताया जाता है कि किसी देश में व्यापार करने या किसी राज्य या क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आपकी परिस्थितियां कैसी है, कितनी सुगमता के साथ, कितने आसानी से आप वहां पर व्यापार जो है वो शुरू कर सकते हैं। ईज ऑफ लिविंग एक पार्ट है कि आप वहां पर जीवन यापन है किस तरीके से करते हैं। किसी भी शहर का एक सूचकांक निर्धारित होता है और सूचकांक के आधार पर ये जो दोनों टर्म है ये चलती है और उसके आधार पर ये कोशिश है वो की जाती है हर एक राज्य से। कल भी योगी मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो वहां पर भी इसी तरह के जो बड़े निर्णय है वो हुए और आज भजनलाल शर्मा कैबिनेट की जो बैठक है वो यहाँ पर हुई और उसमें भी इसी तरह के जो बड़े निर्णय है वो यहाँ पर किया गया। तो इसमें जी हमने देखा जब से सरकार बनी है, प्रदेश सरकार बनी है, जैसे पिछले साल राइजिंग राजस्थान हुआ था, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मंशा यही थी, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, और उसी का दोहराते हुए इन जो तीन नई जो आप बता रहे हैं नई नीतियों का अनुमोदन किया गया, उनके पीछे भी मंशा साफ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए सरकार की स्पष्ट मंशा है। सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है वो हमारे पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो सेक्टर्स है वो हमारे यहाँ पर बढ़े। आप देखिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू है, उसके बाद में बड़ी मात्रा में जो निवेश है वो यहाँ पर करीबन 8 लाख करोड़ के एमओयू 8 लाख करोड़ के एमओयू है। और खुद आप देखिए मुख्यमंत्री ने पिछली बार जब राइजिंग राजस्थान का जब समिट हुआ तो उसके समापन पर यह कहा था कि ठीक है 1 साल बाद मैं आऊंगा और बताऊंगा कि कितने मैंने एमओयू जो है वो धरातल पर हमने उतारे हैं, सरकार ने उतारे। तो वो 1 साल का समय जो है वो प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में आने वाला है। तो ऐसे में प्रवासियों को किस तरह से आकर्षित करे उसको लेकर के लगातार सरकार है कोशिश करे। कल मेरी जो मंत्री हैं के विश्नोई, जो उद्योग राज्य मंत्री, उनसे भी जब बात हो रही थी उन्होंने बताया कि हम करीब 32 देशों तक हम राइजिंग राजस्थान के माध्यम से पहुंचे और अब हमारी कोशिश है कि हम और जो नए देश है उनको जोड़े, प्रवासियों को हमारे साथ जोड़े और उनको अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ पर आकर्षित करें कि आप राजस्थान में आए, राजस्थान में आकर के अपने व्यापार है, उद्योग है वो लगाए और नए नए सेक्टर्स को लेकर के जो काम है वो किया जाए। और विकास जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने, आप देखिए पिछले 1 साल में सोलर में बहुत बड़ा काम किया बिल्कुल। और अब क्योंकि सोलर का जो काम है वो जितना निवेश उसमें आना था उतना निवेश करीब करीब उसके आसपास जो सरकार है वो पहुंच रही है, जो एमओयूज में। लेकिन अब यहां पर जरूरत है कि सरकार किस तरह से अब दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स पर काम करे, क्योंकि जब बिजली आपके पास उत्पादन प्रचुर होगा तो ऐसे में उसकी जो खपत है वो भी तो आपको जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसको लेकर के सरकार ने मंशा स्पष्ट है कि हम किसी तरह से अपने तमाम जो रास्ते हैं उनको हम खोलें और हमारी जो प्रवासी हैं उनको हम यहाँ पर बुलाएं। प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 का अनुमोदन किया गया और इसके पीछे बहुत बड़ी संकल्पना है, जो एक ध्येय वाक्य, कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर। आपने कर्मभूमि के लिए जो कुछ किया वो ठीक है, लेकिन अब वक्त है अपनी मातृभूमि को उस जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि तमाम प्रवासियों को हम यहाँ पर अपने यहाँ पर आकर्षित करें, उनको बताएं कि राजस्थान अब वो बीमारू प्रदेश की श्रेणी वाला राज्य नहीं, बल्कि राजस्थान अब एक अलग श्रेणी का जो राज्य है वो यहाँ पर बन चुका है। और आप देखिए, एक समय था विकास जी, आपने खुद ने भी बहुत अच्छे से एक एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि जब एक समय था जब राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें उद्योग धंधे नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, लेकिन आप देखिए
कि अब धीरे धीरे ये जो सभी चीजें हैं ये विकसित होने लगी है। पानी को लेकर के यमुना जल समझौता हो चुका है, ईआरसीपी को लेकर के बड़ा जो पीकेसी ईआरसीपी का जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है। ऊर्जा जो है हम ये देखिए, आप ऊर्जा बैंकिंग के माध्यम से हम ऊर्जा उधार लेते थे, बिजली हम उधार लिया करते थे, और आज हम कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि हम उसमें सशक्त बने। हमारे जो किसान है उनको हम आने वाले 1-2 साल के अंदर, सरकारी कोशिश है कि उन्हें 1-2 साल के अंदर हम उनको दिन में बिजली दे। तो आप ये देखिए बहुत बड़े निर्णय जो है वो सरकार करती है, लेकिन अब यहाँ पर इनका एग्जीक्यूशन जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक विकास जी उदाहरण आपको मैं यहाँ पर दूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सरकार करती है, लेकिन आप देखिए कि कई जो व्यापारी जो यहाँ पर आते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रभावित होकर राजस्थान में अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको चालू नहीं कर पाते। एक हाल ही में एक मामला मेरे पास आया शेरगढ़ का, जहां पर एक जो उद्योगपति हैं जिन्होंने एक सौर ऊर्जा से रिलेटेड एक प्लांट जो था वो यहां पर लगाया, लोन लेकर के करीब 8-9 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो रहा, लेकिन अब वहां पर जो बाहुबली हैं वो वहां पर उनको उस प्रोजेक्ट को जो चलाने नहीं दे रहे हैं। उसको देखते हुए अरविंद, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, किस तरह से सरकार इन चीजों से मिट आउट कर पाएगी। इन चीजों को मिटाने के लिए आज एक नीति और है, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश, उसमें भी यही प्रावधान किए गए हैं कि जिसमें कारावास का प्रावधान था जो विकास में बाधा डाल रहा था, तो उस पर कारावास के प्रावधान को हटाकर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। वन भूमि में अगर कोई कुछ अपने पशु चराता है तो उनके ऊपर पहले कारावास और जुर्माना दोनों लगते थे, अब से जुर्माना लगेगा। और वही पेड़ काटने पर भी पहले कारावास था और जुर्माना था, अब कारावास नहीं होगा, जुर्माना लगेगा। तो ये भी जो आपने जिक्र किया कि शेरगढ़ का जो आपने जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में सहूलियत देने के लिए इस तरह की नीतियों का अनुमोदन किया गया है। देखिए विकास जी, ये जो शेरगढ़ का मामला ये अलग तरह का मामला, जहां पर बाहुबली जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सरकार की मंशा उसको पनपने नहीं दे रहे हैं और व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं जो राइजिंग राजस्थान या अन्य किसी माध्यम से वहां पर पहुंचे। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो ईज ऑफ लिविंग की है। ईज ऑफ लिविंग की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई जो परिवर्तन है वो यहाँ पर किए गए हैं, और जन विश्वास जो अधिनियम है वो यहाँ पर, क्योंकि केंद्र की भी मंशा थी और उसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी इस तरह का बड़ा जो परिवर्तन है वो किया। और देखिए हर चीज का प्लस और माइनस फैक्टर दोनों होते हैं, और इस तरह के जब बड़े परिवर्तन जब किए जाते हैं, हालांकि सरकार जो होती है वो एक एक चीज के एक एक पहलू का अध्ययन करती है और उसके बाद में ही तमाम चीजों पर आकर के जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर निकाला जाता है, वहां पर काम जो है वो किया जाता है। और इसी कड़ी में आप देखिए कि वन विभाग की जो भूमि है वहां पर यदि चारा के क्षेत्र है वहां पर किसी तरह की कोई कटाई होती है या वहां मवेशी प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कारावास का प्रावधान था उसको हटा दिया गया। बेहद अच्छी बात है, क्योंकि कई बार आदिवासी क्षेत्रों में वन, आप ये देखिए कि वन क्षेत्र जो है वो अब आदिवासी इलाकों में बसते हैं, और आदिवासी इलाकों में है तो कई बार आदिवासियों को ध्यान नहीं होता है और वो वन क्षेत्र की भूमि में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका माइनस फैक्टर भी है। हर एक चीज का प्लस और माइनस फैक्टर है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये ना हो जाए कि वहां पर जो माफियाज हैं वो वहां पर एक्टिव हो जाए वन क्षेत्रों में जाकर के, और कटाई है वो होने लग जाए वहां पर। इस तरह का प्रावधान जो है वो सोलर एनर्जी का आपने जिक्र किया। पश्चिमी राजस्थान के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर सोलर प्लांट लगाए जाने वाले थे, लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी वन क्षेत्र का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। उसी को लेते हुए इन नीतियों में भी कुछ एक उनको जो लगान नियुक्ता है उनके फेवर में कुछ न कुछ ऐसा कुछ किया गया ताकि राजस्थान में जो विकास है, राजस्थान में जो निवेश है, उस निवेश में विकास भी हो सके और पर्यावरण भी सुरक्षित है, दोनों चीजें एक साथ में चलती रहे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विकास के साथ में हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यदि हम विकास करते जाएंगे और हमारे पर्यावरण को यदि हमने साइड में रख दिया तो आप ये मानिएगा कि विकास जो है वो विनाश की ओर बढ़ते हुए समय नहीं लगेगा। और ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के सरकार ने एक निर्णय किया है, और काफी अच्छा निर्णय है कि जो पेनल्टीज हैं वो यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। लेकिन ये पेनल्टीज जो है ये इससे भी ज्यादा यदि बढ़ाई जा सकती तो इंडस्ट्रीज पर तो कहीं ना कहीं एक लगाम लगती है कि किसी तरह का जो वृक्ष है उसकी जो कटाई है अनावश्यक रूप से ना हो। और आपके पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो वहां पर आप ये देखिए कि जो सोलर प्लांट्स हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में सोलर प्लांट्स जो हैं वो आ रहे हैं और वहां पर ऊर्जा का उत्पादन है वो होगा, तो ये बेहद अच्छी बात है कि आपके वहां पर देश में प्रथम स्थान पर चल रहा है। ऊर्जा का उत्पादन जो है वो इतना जब बेहतरीन तरीके से होगा तो आप मानिए कि राजस्थान आगे बढ़ेगा। लेकिन अब उसका जो नुकसान है, उसका जो माइनस फैक्टर है वो क्या, हमारा जो वन क्षेत्र है वो गायब हो रहा है, हमारी ओरन भूमि जो है वहां से जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं। और आप देखिए आपके पश्चिमी राजस्थान में तो लगातार जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उन्होंने उनकी ओर से कई बार प्रोटेस्ट जो है वो वहां पर किया गया। और
ऐसे में जो अब सरकार है वो लगातार इन चीज़ों पर निर्णय कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि इस तरीके से जो कटाई है, यदि अनावश्यक रूप से किसी पेड़ को काटा जाता है तो ना काटा जाए, उसको पेनल्टीज जो है उस पर हैवी की जाए, और कई तरह की ड्यूटीज जो है वो यदि लगाई जाती है और पेनल्टीज को यदि भारी बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को संतुलित करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर होगा। इसके साथ ही एनर्जी ग्रीन, आप मुझे एक टर्म याद आ रही है कि कुछ समय पहले एक टर्म काफ़ी चला करती थी कि यदि आपने कोई पेड़ काटा है तो उसकी जगह आपको एक पेड़ लगाना होगा, उतने साल उसकी आपको सेवा करनी होगी, जब वो पेड़ उतना बड़ा होता है। तो इसको ग्रीन एनर्जी क्रेडिट बोला करते थे। तो ऐसे में ये जो ग्रीन क्रेडिट जो है ये लेना बेहद जरूरी है, जो तमाम जो व्यवसाय है उसके लिए करना चाहिए, और उसका नियमित जो मूल्यांकन है, ग्रीन ऑडिट जो है उसकी नियमित रूप से होनी चाहिए, और उस ऑडिट के माध्यम से देखा जाना चाहिए कि किस इंडस्ट्री ने कितने पेड़ काटे और कितने पेड़ लगाए और उन पेड़ों की क्या स्थिति वर्तमान में, ये बेहद महत्वपूर्ण मिलाकर विकास के हर क्षेत्र में लगातार ये नीतियां बन रही है। एक अरविंद जी, दूसरी सबसे बड़ी बात, आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। आपको क्या लगता है दिव्यांग जो हैं उनके समक्ष अब क्या कुछ चुनौतियां रही हैं सामने? बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है वो हर साल 3 दिसंबर समाज को की मनाया मुख्य धारा जाता में है लाने का लगातार कार्य किया जा रहा है और बहुत अच्छे परिणाम भी हमारे सामने हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए तो उसके बाद से उन्होंने लगातार दिव्यांगों के लिए कई जो बड़े फैसले हैं वो यहाँ पर किए। इसके बाद लगातार जो भी सरकारें आई हैं, चाहे राजस्थान की हम बात करें तो दिव्यांगों के लिए हमेशा देखिए निर्णय हुए, लेकिन बीते 2 साल में कई ऐसे बड़े फैसले जो है वो दिव्यांगों के लिए किए गए जिससे दिव्यांग जो है वो सशक्त बने। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो है अविनाश गहलोत, वो भी लगातार इस संबंध में कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए राजस्थान में लगातार जो दिव्यांग है उन दिव्यांगों के लिए कई जो बेनिफिट की जो योजनाएं हैं वो वहाँ पर लाई जा रही है। चाहे वो यदि कोई दिव्यांग जो है वो पढ़ने के लिए इच्छुक है तो उसको किस तरह से हम पढ़ाई में आगे पहुंचा सकते हैं, यदि कोई बिजनेस करना चाहता है, स्वावलंबी बनना चाहता है तो उसके लिए हम किस तरह से उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके और समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिव्यांगों का कल्याण तब हो सकता है जब उनको समाज की मुख्य धारा में हम ले आए, और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए लोगों का नजरिया बदलना जरूरी है। बिल्कुल, लोगों का नजरिया जब तक नहीं बदलेगा तब तक जो दिव्यांग है वो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सकते, चाहे सरकार उसके लिए कितने भी प्रयास कर लें। ऐसे में अब जरूरत आ चुकी है कि और धीरे धीरे जो परिवर्तन है वो देखने को भी मिल रहा है। आज आप देखिए कि जो दिव्यांग है वो लगातार काम कर रहे हैं। आज सड़क से लेकर के यदि हम बात करते हैं कि एक समय था जब सड़क पर भिक्षावर्ती करते हुए दिव्यांग मिलते थे, लेकिन आज जो दिव्यांग है वो कोई ना कोई काम करता हुआ आपको मिलेगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंजेस है, चाहे वो अपनी ट्राई साइकिल पर कुछ सामान बेच रहा है, चाहे वो और कोई काम कर रहा है, चाहे वो बनकर एक सम्मान पूर्वक अपनी जीवन यापन करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कर रहा है। इसी बीच हमारी मदद जो है, जनता की जो मदद है, समाज की जो मदद है वो भरपूर होनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करिए, लोगों को भी समाज भी उनके साथ में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो अरविंद जी हमारे साथ में मौजूद है। अरविंद जी, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थियों द्वारा ये डिमांड करी जा रही थी कि आपने सिलेबस भी जारी नहीं किया है, आपने जो एग्जाम की डेट है उसकी घोषणा कर दी है, उसको लेकर आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अब जो 7 दिसंबर से जो परीक्षा शुरू होने वाली थी उसके ऊपर रोक लगा दी है। जी बिल्कुल विकास जी, देखिए बड़ा हास्यास्पद मामला जो है वो यहाँ पर है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आरपीएससी की जो लचर कार्य प्रणाली है एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिली है, और जिस तरीके से आरपीएससी के जो हालात है वो पिछले दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से जो सदस्य हैं वो जेलों में बैठे और लगातार इस्तीफे दे रहे थे। और ऐसे में आरपीएससी की ये जो कार्य प्रणाली, आप किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाने जा रहे हैं और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सिलेबस क्या है। इससे बड़ी मेरे हिसाब से कोई चूक जो है वो आरपीएससी के इतिहास में शायद अभी तक नहीं, मतलब सिलेबस भी नहीं बताया और आपने एग्जाम आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपको शादी में कब आना है, लेकिन आपको शादी में आना भी है जी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि शादी में कौन सी जगह आना है, कहाँ आना है। तो ये कहीं ना कहीं आरपीएससी की बहुत बड़ी चूक है, और आयोग के जो सचिव है उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर हाईकोर्ट में बुलाया गया और वहां पर शपथ पत्र जो है वो लिया गया। साथ ही कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जब भी आप एग्जाम लेंगे तो कम से कम 1 महीने पहले जो अपडेटेड सिलेबस है वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आरपीएससी को अपनी कार्यप्रणाली में अभी तक जो कोई सुधार है वो आरपीएससी ने अभी तक नहीं किया। आप देखिए वो हालात है जो जस के तस जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर थे, और अब क्योंकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम आरपीएससी में सुधार करें, लेकिन आरपीएससी में किस तरह के सुधार है वो ये जो मामला है ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि आप किस तरह से एग्जाम करवाएंगे, आप क्या एग्जाम करवाएंगे। जो आपका एग्जाम 7 तारीख से होने वाला है और आज 3 तारीख को, यानी 4 दिन पहले जब आपका एग्जाम जो है वो हाईकोर्ट के आदेश पर उसको जो पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो इससे बड़ी मैं कह सकता हूं कोई चूक जो है वो आरपीएससी से अब तक शायद नहीं होगी, और आरपीएससी को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, ये तो एग्जाम कैंसिल कर दिया,
अगर ये एग्जाम होता तो ये भी देखने को मिला है कि 7 तारीख को किसी अभ्यर्थी का जोधपुर में सेंटर है और 8 तारीख को उसको जयपुर आना पड़ेगा। क्या ये जो सेंटर देने की जो व्यवस्था, उसमें भी कहीं ना कोई परिवर्तन तो होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट रूप से इस तरह की जो सेंटर एलोकेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। आप खुद सोचिए, एक कैंडिडेट जिसका 7 तारीख को एग्जाम है और 8 तारीख को वो दूसरे सिटी से जो करीब 300-400 किलोमीटर है वहां से आकर के और दूसरी सेंटर पर देगा। कई ऐसे मामले जो है वो हमारे सामने भी आया और उसमें अभ्यर्थियों ने बताया कि 7 तारीख को एग्जाम यहाँ है, 8 को वहां है, और ये एक बड़ी दुविधा थी कि आखिर इतने कम समय में, क्योंकि आपने चलिए रोडवेज बस फ्री कर दी, लेकिन कितने रोडवेज में प्रबंध जो है वो आपकी ओर से किया गया। साथ ही एक एग्जाम से पहले स्टूडेंट मेंटली जो है उसको रिलैक्सेशन चाहिए होता है। जब वो परीक्षा देने जाता है उससे मानसिक जो तनाव है वो उसको नहीं होना चाहिए, जबकि उसने एग्जाम दिया उसके बाद जोधपुर से जयपुर आ रहा है या जयपुर से बीकानेर जा रहा है, तो बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति जो है इस परीक्षा को लेकर के शुरुआत से ही देखने को मिल रही थी। और इसी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरह का आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं आरपीएससी को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। आरपीएससी के तमाम जो सदस्य हैं, अध्यक्ष, उनको अपनी जो ये देखना चाहिए कि क्या कुछ कमियां जो है वो हमारे यहाँ पर हो रही हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमें कुछ आरपीएससी में कुछ सुधार देखने को मिलेंगे और जिस तरीके की अभ्यर्थियों की जो मांग है उनको दृष्टिगत रखते हुए आरपीएससी कुछ नया कदम बिल्कुल यही उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल। अरविंद जी, आज आप स्टूडियो में पधारे और इतनी सरलता सहजता के साथ में आपने बड़ी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।